नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश आज महाराष्ट्र में। और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र में आए दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की लगातार अपील कर रहे हैं। यहां तक कि इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हुए हैं। लेकिन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज नासिक जिले के दौरे पर बिना मास्क के दिखाई दिए, जहां पर बिना मास्क के ही राज ठाकरे कार्यकर्ताओं से भी मिले। इस दौरान पूर्व मेयर अशोक मुर्तदत ने मास्क पहनकर राज ठाकरे का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मेयर को मास्क के बारे में पूछते ही उन्होंने मास्क उतार दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो महाराष्ट्र में आए दिन हालांकि सबको पता है कि किस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ढिलाई बरती जा रही है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जरा भी देखने को नहीं मिला। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से कोरोना को हल्के में लिया जा रहा है और बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी दिखाई नहीं दी। और ऐसे में सवाल यही कि जब नेता जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वही बिना मास्क के और उल्लंघन करेंगे कोरोना की गाइडलाइंस का, तो जनता पर तो सीधे तौर पर इसका असर पड़ता नजर ही आएगा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को मुंबई के जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च को उन लोगों के लिए शुरू किया गया जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। इसके तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पहले ही कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जिसके चलते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। तो ये तस्वीरें जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना का टीका लगवाते हुए जेजे अस्पताल पहुंचे और जेजे अस्पताल में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कोरोना का टीका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लगाया। और मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण के तीसरे चरण की अनुमति दे दी थी, जिसके चलते गुरुवार को 13 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया गया। जिस दौरान प्राइवेट अस्पतालों में कोविड पोर्टल का सर्वर धीमी गति से काम कर रहा था, जिसके कारण कुछ अस्पतालों में लाभार्थियों का नाम पोर्टल में नहीं लोड हो पा रहा था। भीड़ की वजह से कई लाभार्थियों को वेटिंग पर रखकर दूसरे दिन आने को कहा गया है। वहीं गुरुवार को बॉम्बे अस्पताल, हिंदुजा, सैफी, नानावटी और हीरानंदानी समेत 13 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ। निजी अस्पतालों में सर्वर स्लो चल रहे थे, लेकिन शाम 5 बजे के अंदर आने वाले सभी लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की गई थी। बॉम्बे अस्पताल में गुरुवार को 231 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें 60% पंजीकृत लोगों को टीकाकरण किया गया। इसके अलावा अन्य अस्पतालों में करीब 200 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। मसीना अस्पताल में शुक्रवार को वैक्सीनेशन केंद्र शुरू किया गया, जहां पर रोजाना 300 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 75,452 लोगों ने टीका लगवाया है। और वहीं मुंबई महानगर में राज्य और केंद्र सरकार की कई एजेंसियां कार्यरत हैं, लेकिन इन एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं बैठता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुंबई के लिए एकल प्राधिकरण बनाने पर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। मुंबई महानगर में मुंबई महानगर पालिका के अलावा MMRDA और SRA और म्हाडा और साथ ही PWD समेत तमाम राज्य सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की रेलवे, BPT, एयरपोर्ट जैसी अन्य एजेंसियां भी महानगर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन किसी भी एजेंसी के बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। इसका सीधा का सीधा असर मुंबई महानगर विकास पर पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के स्थानीय निकाय
और MMRDA और साथ ही आवास के लिए महाडा जैसी राज्य सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियां और इनके अलावा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधीन आने वाली 16 से ज्यादा एजेंसियां आर्थिक राजधानी को चला रही हैं। और महाराष्ट्र के बजट सत्र में 5वें दिन मराठा आरक्षण को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा गया। सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि मराठा समाज के लिए सरकार को आरक्षण देना ही होगा। साथ ही कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर 8 मार्च से 20 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। तो मराठा आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा देखा गया। सुप्रीम कोर्ट में यह आर्गुमेंट करने में हम अयशस्वी हो रहे हैं कि देयर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जिस बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में सरकार होते हुए आरक्षण दिया, जो हाईकोर्ट ने भी मान्य किया, 1 साल सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे नहीं आया, वो रिपोर्ट 2700 पन्ने का है। इसको एक मिनिस्टर ने किसी ने पढ़ा है तो मेरे सामने वो डिबेट के लिए आए। आपकी केस तो आपने उनको समझानी है ना भाई, तो हजारों केस लड़ता है। तो इस प्रकार के फीडिंग सुप्रीम कोर्ट के। और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लेने की सूचना महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रदेश सरकार को दी है जानकारी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लेने की सूचना प्रदेश सरकार को दी है, लेकिन अभी तक उस पर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में सवाल उठाए थे। साथ ही नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर टिप्पणी की थी। हमारे नियम के अनुसार राज्यपाल जी जब कहते हैं कि आपको ये चुनाव लेना पड़ेगा और तुरंत लेना पड़ता है, उसके बाद राज्यपाल जी का पत्र आया और उसके बावजूद आज तक 7 दिनों से ज़्यादा कभी भी ये जो जगह है अध्यक्ष वो वैकेंट नहीं रही है। लेकिन जानबूझकर अगर सरकार ये इलेक्शन नहीं ले रही है तो उन्होंने ये इंगित किया कि ऐसा करना एक फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो सकता है। महाराष्ट्र में हुए जिला परिषद के चुनाव को लेकर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए फडणवीस ने कहा है कि 5 जिला परिषदों के चुनाव को कंडीशनल अनुमति दी गई थी, लेकिन इन जिला परिषदों में अब ओबीसी कैटेगरी से चुनाव आए सदस्य का चुनाव ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को नजरअंदाज किया है, जिसके चलते ये मुश्किल पैदा हुई है। दाखिल होने चाहिए। इसमें मूल रूप से सरकार ने 15 महीने पहले जो निर्णय आया था उस निर्णय में जिस प्रकार से कमीशन बनाने को कहा था वो कमीशन तैयार नहीं किया, एम्पिरिकल डाटा तैयार नहीं किया और सरकार ने कंसीड कर दिया। एफिडेविट में कह दिया कि हाँ 50% से ऊपर गया, लेकिन क्यों गया है इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया और इसके कारण आज ओबीसी के रिजर्वेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। हमारी मांग है कि तुरंत इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दाखिल होनी चाहिए, इसके ऊपर स्टे आना चाहिए और सरकार के जिन अधिकारियों ने इसमें कोताही बरती है उनके। और देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एक घर एंटीलिया के स्कॉर्पियो जीप में मिले विस्फोटक के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कई गंभीर मुद्दों को सामने उठाया। इस जीप के मूल मालिक का मनसुख हिरने का शव ठाणे के मुब्रा में मिला है, जिसके चलते इस मामले को एनआईए को सौंपा गया है और इसकी मांग नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने की है। को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी पता चला है कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है, मुम्बरा के एरिया में ये डेड बॉडी मिली है। इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर।
ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के राज्यपाल से मुलाकात हुई। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ट्रांसजेंडर समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से खास मुलाकात की और मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को किन्नरों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया गया कि किन्नरों के समुदाय को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस मुलाकात के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य भी मौजूद रहे। यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेल के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई पर हाल ही में एक प्लेटफॉर्म नंबर के साइनेज और इंडिकेटिव बोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उपनगरीय और लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ियों के प्लेटफॉर्म नंबर प्रदर्शित करने वाले बड़े प्लेटफॉर्म हैं और जिन्हें यात्री भारी भीड़ के दौरान काफ़ी दूरी से प्लेटफॉर्म का आसानी से पता लगा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सबसे ज़्यादा व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहां से लाखों यात्री रोजाना ट्रेनों से आते जाते रहते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के उपनगरीय परिक्षेत्र में प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 7 प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। साथ ही लंबी दूरी की गाड़ियां यानी कि गैर उपनगरीय क्षेत्र में प्लेटफॉर्म संख्या 8 से 18 प्लेटफॉर्म और 2 इंडिकेटिव बोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म पर और साथ ही स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और एस्केलेटर, बैगेज सैनिटाइजेशन मशीन और साथ ही कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और खबर रायगढ़ से, जहां पर रत्नागिरी में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मुंबई गोवा हाईवे पर कार कड़ेशी घाट में जा गिरी। और आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। पोलादपुर तालुका के भोगाव बुद्रुक गांव की ये पूरी घटना है और ये भीषण हादसा जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पोलादपुर तालुका के भोगाव का ये पूरा मामला है, जहां पर रत्नागिरी में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 3 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और खबर भंडारा से, जहां पर खमारी बेलगांव चौकी में भीषण आग लग गई। अज्ञात बदमाशों ने चौकी को आग के हवाले कर दिया। रेत तस्करी पर रोक लगाने के लिए बनाई गई थी चौकी। भंडारा जिला पुलिस की तरफ से रेत तस्करी पर रोक लगाने के लिए खमारी बेलगांव में एक पुलिस चौकी बनाई गई थी, जिसे बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा जला दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि चौकी में कोई भी ड्यूटी पर नहीं रहता है, लेकिन आग की घटना के बाद से पुलिस विभाग में अफरा तफरी मची हुई है और आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार भी किया। खबर अकोला से, जहां पर लक्कड़गंज में लगी भीषण आग और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आग के लपटों में कई घर और दुकानें भी खाक हो गए हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। और अकोला के लक्कड़गंज परिसर में सुबह 3 बजे के करीब अचानक भीषण आग लग गई, जिसे देखते हुए मौके पर दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। आग की लपटों से लाखों का सामान जलकर हालांकि खाक हो गया और साथ ही साथ आग की चपेट में आई कई घर और दुकानें भी राख हो गई। और आग की जानकारी मिलते ही अकोला के अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत और साथ ही उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम और रामदासपेट के पुलिस निरीक्षक गजानन लुहाने और साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और आग लगने का कारण आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है।
भंडारा से खबर, जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। गांजा तस्करी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मौके से 148 किलो गांजा जब्त कर लिया है। भंडारा पुलिस को कामयाबी मिली है। गांजा तस्करी करने वाले 3 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि पुलिस ने एक ट्रक समेत 148 किलो का गांजा मौके से बरामद किया है, जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई है। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर गढ़चिरौली जिले के चितरंजनपुर गांव में राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने एक हाईटेक चोरी पकड़ी है। दरअसल तस्कर मैजिक पेन यानी कि कलम के जरिए एक ही रॉयल्टी के कागज पर तारीख और समय को दिन भर लिखकर उससे अवैध तरीके से पत्थर की तस्करी करते थे और साथ ही चारमोशी तहसील के चितरंजनपुर गांव में राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा और राजस्व निरीक्षक श्री राम ने पत्थर का ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ट्रक की जांच करते हुए ड्राइवर को रॉयल्टी के कागज मांगने पर चोरी पकड़ी गई। तो पत्थर की तस्करी करने के लिए ट्रक चालक द्वारा रॉयल्टी के कागज पर मैजिक पेन से तारीख और समय बदलकर क्षमता से ज्यादा पत्थर का उल्लंघन किया जाता था और लेकिन इस पूरे मामले में राजस्व निरीक्षक श्री राम ने चारमोशी तहसीलदार को इसी ट्रक के 4 रॉयल्टी पत्र देने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि राजस्व निरीक्षक श्री रामे ट्रक को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो तारीख और समय को बदलकर ये पत्थर की तस्करी की जा रही थी, जहां पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ये हाईटेक चोरी पकड़ी है, यानी मैजिक पेन यानी कि कलम के द्वारा ये समय और तारीख बदलकर इस तस्करी को अंजाम देते थे। तो तारीख और समय को बदलकर पत्थर की तस्करी की जा रही थी, जहां पर छापेमारी कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया और अवैध तस्करी और वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली भामरागढ़ तहसील पर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच कुछ ही घंटों में 2 बार बड़ी मुठभेड़ होने की जानकारी प्राप्त हुई है। यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के समीप होने के वाले इस सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़चिरौली नक्सल विरोधी बल के जवान बड़ी ही मुहिम चला रहे हैं और इसी मुहिम में करीब 100 जवान शामिल हैं। नक्सलियों ने एक ही पहाड़ी पर होने वाले C-60 बल के जवान चारों तरफ से तैनात कर दिए गए हैं और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक जवान घायल होने की जानकारी भी मिली है। जवानों के लिए गढ़चिरौली पुलिस ने हेलीकॉप्टर तैनात कर अहेरी के प्राणहिता पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को परशी जंगल परिसर में भेजा है और इस मुठभेड़ की घटना की पुलिस ने अधिकारियों ने पुष्टि भी कर दी है और नक्सल विरोधी बल सही सलामत वापस आने तक अधिक प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के तहत ये कार्रवाई हमारे गढ़चिरौली पुलिस ने की है। करीब 70 हमारे पुलिस जवान इसमें और अधिकारी इसमें शामिल थे। 48 घंटा एक पूरा ऑपरेशन चला और कुछ घंटे पहले ये खत्म हुआ है। ये जानकारी देने में मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं हमारे सभी पुलिस जवानों का गढ़चिरौली जिले के और उनके सभी अफसरों जो हमारे अफसरान हैं सभी का मैं तहे दिल से उसका अभिनंदन करता हूं। और वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। 30,000 पेज की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का बयान भी जोड़ा गया है। 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं फिलहाल, और जबकि रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं। एनसीबी के प्रमुख यानी समीर वानखेड़े ने खुद चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इसके अलावा रिया के करीबियों और साथ ही कई ड्रग्स पैडलर सप्लायर का नाम भी इस चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। ड्रग्स बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान पर आधार ये चार्जशीट तैयार की गई है। तो 30,000 पेज की ये चार्जशीट में नए नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के नाम भी शामिल हैं और कई यानी कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान जैसे कई नाम शामिल हैं।
और मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का गुस्सा सामने आया, जहां पर बालाजी कंपनी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। बिना इजाजत फोटो फिल्म के पोस्टर में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि बिना इजाजत के फोटो फिल्म के पोस्टर में इस्तेमाल हुआ था, जिससे गुस्साए बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने बुधवार को बालाजी मीडिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। और शिकायत में उन्होंने ये भी दावा किया है कि बालाजी कंपनी ने अपनी आने वाली फिल्म विनीता का पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनकी तस्वीर को बिना उनकी परमिशन यानी कि इजाजत के पोस्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों से पैसों की उगाही भी की जा रही है। एक्टर ने आगे ये भी बताया कि मुझे नहीं पता कि ये फिल्म किसकी है और इसे कौन निर्देश कर रहा है, लेकिन ना ही मैंने ये फिल्म साइन की है। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति ने अगले सत्र तक उन्हें पेश होने के लिए कहा है। और बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर अपमानजनक शब्द बोलने के मामले में शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करा चुके हैं। और महाराष्ट्र के लातूर में अभिजीत नाम के शख्स सरकारी दूध संकलन केंद्र में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था और जिसकी मौत के बाद सरकारी मदद के लिए उनके परिवार वालों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार अभिजीत पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन सरकारी सेवा के 10 साल पूरे करने से पहले ही अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 1 लाख के अनुदान की मदद करने का प्रावधान है। अचानक मौत हो गई है, उसे 10 लाख रुपए देने का शासन निर्णय हो गया है। मैं उदगीर औरंगाबाद को बहुत बार गया, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी विनती है कि मेरा काम। और वहीं मुंबई में शेयर बाजार में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और आपको बता दें कि सेंसेक्स में 454 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 50,352.04 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 159 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 14,921.35 पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।